नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। लिपि की परिभाषा से स्पष्ट है कि उसके अंतर्गत ध्वनि को संकेत चिन्हों के रूप लिखकर प्रकट किया जाता है। यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में वर्ण कहलाते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से उच्चारण के समय जो ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें हम कागज पर अंकित कर लेते हैं। ये सार्थक ध्वनियां होती हैं, जैसे रजत गीत गाता है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं जो विभिन्न ध्वनि चिन्हों को जोड़ने से बने हैं। इन शब्दों में प्रयुक्त चिन्हों को अलग अलग किया जा सकता। जो देखिए अभी यहाँ पे रजत, र आ ज अ त अ, क्योंकि आ इसलिए लगा हुआ है, ठीक है ना। व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। इसमें 6 ध्वनियां हैं। गीत, ग ई त 4 ध्वनियां। गाता, ग अ त 4 ध्वनियां। ह अ 2 ध्वनियां। उपरोक्त शब्द में प्रयुक्त आ, र आ ज त ग ई आदि ऐसी ध्वनियां हैं जिनके इससे अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये मूल ध्वनियां हैं, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। तो लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड यानी टुकड़े न किए जा सकें, जैसे अ उ ग च आ। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्ण भेद। वर्ण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये हैं अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुक स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और जो खींचकर नहीं बोले जाते, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में ए ई उ रे ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में आ ई उ ए ऐ ओ औ ये 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारते या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय अपने सामान्य उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। उस समय वे स्वर ह्रस्व या दीर्घ नहीं रहकर प्लुत हो जाते हैं। अतः जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है। केवल प्लुत दिखाने के लिए 3 का चिन्ह बना दिया जाता है, जैसे ऊ। स्वरों के भेद। बनावट के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं: मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो, वे मूल स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: ए ई उ इरै। परंतु इरै को मूल स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि इसका उच्चारण रै और ई व्यंजन र और ई से स्वर के योग से होता है। फिर है संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है, वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ ए ऐ, ई उ ओ, ए उ ओ, उ ए ओ औ, आ ई ए। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार यह अपने से पूर्व पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कंस, कंठ, गंगा आदि। यह हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्णों ड़े, ञ, ण, न, म के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है, जैसे कंठ, गंगा, संत, अम्बा आदि। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती। फिर आता है अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, ऊंचा, आ, 5 आदि। आजकल दीर्घ इकारांत शब्दों पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लिखने का प्रचलन है, जैसे ईंट, छींट आदि। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनकी निम्नलिखित मात्राएं ही लगती हैं। स्वर अ आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। मात्राएं, ये मात्राएं होती हैं इनकी। प्रयोग: कल, काल, किसान, कील, पुल, सूत, कृपा, केला, सैर, शोर, कोशिश। अब इसमें विशेष क्या है?
स्वर की मात्रा नहीं होती, इससे रहित व्यंजन हलंत लगाकर क, च, ट आदि लिखे जाते हैं तथा स्वर सहित व्यंजन क, च, ट आदि रूप में लिखे जाते हैं। परंतु अब स्वर सहित व्यंजन वर्ण दर्शाने में व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। दूसरा, रे वर्ण पर ऊ तथा ऊ की मात्रा क्रमशः इस प्रकार लगाई जाती है, र ऊ रू, रुपया, र ऊ रू, रू। फिर आता है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै वर्ग ये हो गए, च वर्ग ये हैं, ट वर्ग, ट वर्ग और पैवम। ठीक है, ये आगे हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्थ है और ये ऊष्म व्यंजन। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित भी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ढा और ढा, श, त्र, ज्ञ, श्र, ये हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कैसे, मैं तक। अंतस्थ व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास भीतर से बाहर की ओर निकलता है, ये संख्या में 4 हैं, ये, रे, ले, वे। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै, क्ष, श, ए क्षत्रिय, तेरे ए त्रांग, है ना, जे, ये, ए ज्ञान, शर, आश्रम। फिर द्वित व्यंजन, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, चक्कर, चक्की, मक्का, च, बच्चा, कच्चा, त, कुत्ता, पत्ता और ला, बल्ला, छल्ला। स्वनिम ध्वनियां, अब ये स्वनिम ध्वनियां क्या है? हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित हो गई हैं, ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियां कहते हैं। ड, ढ स्वनिम ध्वनियां हैं, ये दोनों ड, ढ से विकसित हुई हैं। उच्चारण के समय ड, ढ ध्वनियां शब्द के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती है। शब्द के बीच तथा अंत में ये ड, ढ में बदल जाती हैं, जैसे डलिया, अड्डा, मोड़, सड़क, पकड़ आदि, ढक्कन, गड्ढा, गढ़, चढ़, पढ़कर आदि। आगत ध्वनियां, हिंदी में ऐसी ध्वनियां जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियां कहते। क, ख, ग, ज, फ आदि आगत व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे ता, मखमल, सजा, फन, बाक आदि। इसी प्रकार हिंदी में आगत स्वर का प्रयोग भी पाया जाता है। आगत स्वर है, डॉक्टर, कॉलेज, टॉफी, हॉकी आदि शब्द आगत स्वर के उदाहरण हैं। अयोग वहाँ, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां नस्वर हैं, उन्हें व्यंजन जैसे अतः, अंतःकरण आदि, इनका दोनों स्वर तथा व्यंजन के साथ योग नहीं है, इसलिए ये अयोगवाह कहलाती हैं। ये है अंग और आह। विसर्ग का चिन्ह है तथा प्रयोग अग्र प्रकार है, अतः, अंतःकरण आदि। विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग भी अनुस्वार की ही भांति स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे है की तरह होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा है। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। कंठ्य वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। ए, आ, क, ख, ग, घ, ङ है और विसर्ग आह कंठ्य वर्ण है। तालव्य वर्ण, तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और श तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा दांतों से ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे इरा, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श मूर्धन्य वर्ण है। दंत्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, दांतों को छूती है, उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ल, स, त, थ, द, ध, न दंत्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण है। नासिक्य वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है।
नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। अंग, अंग, अणा, या, ण, न और म नासिक्य वर्ण है। कंठ तालव्य, जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए और आई कंठ तालव्य वर्ण है। कंठोष्ठ वर्ण, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये है ओ, औ। दंतोष्ठ वर्ण, जो वर्ण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ये है व और फ। ठीक है, ये यहाँ पे पूरी टेबल दी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं इसको। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश या चेष्टा। वर्णों के उच्चारण हेतु मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा या यत्न प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं। घोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु में प्रकंपन होने के कारण गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम तीन वर्ण, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं जितने भी गे, य, ज, झ, य, ड, ढ, न, त, ध, ध, न, ब, ब, म, य, र, ल, व और ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल 30 है अघोष। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता, इसलिए इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, श, स वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क, ग, र, च, ज, या, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म तथा यार अलावा और सभी स्वर अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, म और श, स, ह महाप्राण है। तो ये था हमारा पार्ट 1 विचार, जो ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।